हाँ जी जी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस के अवसर पर मैं प्रोफेसर संत शरण मिश्र, यौगिक विज्ञान संस्थान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की तरफ से विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, महानुभावगण, हमारे अतिथिगण, समस्त सम्मानित प्रतिभागीगण, देवियों सज्जनों का हृदय की अंतश्चेतना से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से माननीय कुलपति एनपीयू पलामू रांची झारखंड प्रोफेसर राम लखन जी का, जो इस विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य रहे हैं और उस विश्वविद्यालय को एक प्रमुख के रूप में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुधीर मिश्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, जो हमारे गत 3 वर्षों से आचार्य के रूप में इस कार्यक्रम को संपादित करते रहे हैं, उद्बोधन भी प्रदान करते रहे हैं। चौथी बार पुनः कोरोना के वजह से हम वर्चुअल जगत में इस माध्यम से जुड़ करके उनको विशिष्ट अतिथि के रूप में पा करके उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया, हमारे परम श्रद्धेय कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपके 3 वर्ष के कार्यकाल में विश्वविद्यालय ने अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की हैं। विकास के नए नए आयाम हम लोगों ने स्पर्श किए हैं और एक तो बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए था, नए जो 70 to 80% उसके कार्य संपादित हो चुके थे, वो हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। आशा है वो भी संपूर्ण होगी। तो मैं पुनः इन 3 विशेष अतिथियों को, माननीय कुलपति एनपीयू हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर राम लखन जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने ही परिवार के आप बाहर जा करके हमें मुख्य अतिथि आपको बनाने का मौका मिला, उसके लिए मैं पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर एस.एन. शुक्ल जी का, हमारे श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर चैतन्य जी का, अन्य देवियों सज्जनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह 6वां हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अगर हम आपको इसकी पृष्ठभूमि में ले चलें तो 2014 में 27 सामने की तरफ कोई लाइट जल रही है, आपके चश्मे पे आ रही है, वो चकमा चमक रहा है एकदम। सर मेरा की आरएसएस का चलिए चालू रखिए, आप कार्यक्रम रखिए। मैं अगर आपको संस्मरण दिलाना चाहूं, 2014 में 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक प्रपोजल माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से प्रस्तुत हुआ था और जो अक्टूबर में उस पर अनौपचारिक वार्ता होने के पश्चात 11 दिसंबर 2014 को उसकी पुष्टि हुई थी, जिसमें 177
लोगों ने भाग लिया था, वो स्पॉन्सरशिप हमको उनका सहयोग प्रदान हुआ। उसी भाव और संवेदना को आपके सामने सबको मालूम है, उसी को मैं आपको सेंसिटाइज करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। उस रिजोल्यूशन में का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। योगा is an invaluable gift of India's ancient tradition. It embodies unity of mind and body, thought and action, restraint and fulfillment, a harmony between man and nature, a holistic approach to the health and well-being. It is not about exercise, but to explore the sense of oneness with yourself, the world, the nature, by changing our lifestyles and creating awareness. It can help in well-being. Let us work towards adopting an international day of yoga. अगर हम इस पर गौर फरमाएं, इसकी संजीदगी को देखें, तो इसमें संपूर्ण रूप से सिंगल लाइनर अगर स्टेटमेंट देना हो तो इसमें एकत्व और एकता की भावना विभिन्न स्वरूपों में, चाहे मन और शरीर की बात हो, चाहे संयम और उपलब्धि की बात हो, चाहे विचार और कर्म की बात हो, जहां भी देखें मानव समाज और प्रकृति के साथ समरसता हो, जहां भी देखें वो एकत्व की भावना परिलक्षित होती है। ये हमारे भारतीय पृष्ठभूमि की, संस्कृति की, परंपरा की देन है, जो अनुपम है, अप्रतिम है, और पूरे विश्व में इस ज्ञान का लाभ पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। इसमें एक सेंटेंस ये ऐड किया गया है, इट इज नॉट अबाउट एक्सरसाइज, इट इज द सेंस ऑफ वननेस, जिसको हमें एक्सप्लोर करना है। और वो वननेस कैसी है? जो स्वयं को स्वयं से जोड़ती है, प्राण को प्राण ही पुलकित करता है, चेतना चेतना को ही प्रेरित करती है। तो इसलिए स्वयं के साथ, ब्रह्मांड के साथ और प्रकृति के साथ हमें जुड़ना है। और अंतिम लाइन जो है, कुल मिलाकर के हमको जो एक्शन में लेना है वो है कि हमें अपने लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। हमें अपनी ऊर्जा, चेतना, अपनी जो अवेयरनेस है उसको जागृत करते हुए इसकी उपलब्धि को प्राप्त करना है। अगर हम इसको अपने जीवन में उतारते हैं, घटित करवाते हैं, तो निश्चित ही एक सकारात्मक और गुणात्मक रूपांतरण हमारे जीवन में आता है, आएगा। इसी आशा के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ किया गया था, और ये बहुत ही हर्ष का और सौभाग्य का विषय है कि योग का ज्ञान सैद्धांतिक, व्यवहारिक अब जन जन तक पहुंच रहा है, और वेलनेस और हेल्थ के क्षेत्र में इसका योगदान अप्रतिम योगदान है। इसी वाणी के साथ और एक बार पुनः सभी अतिथियों का, सभी सम्मानित विभागियों का, सहयोगियों का स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने सहयोगी आलोक तिवारी से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधीर मिश्र सर से आग्रह करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद आलोक जी।
योग युग का प्रारंभ हो चुका है। इस छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के श्रद्धेय कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी की आशीर्वाद, वो आदरणीय प्रोफेसर राम लखन सिंह जी कुलपति नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू के गरिमय उपस्थिति में, साथ ही संस्थान के समन्वयक प्रोफेसर एस.एस. मिश्र जी के प्रति सादर आभार व्यक्त करता हूं, जिन लोगों की गरिमा में उस उपस्थिति में मुझे यह मौका मिला। आप आज की परिस्थिति में अगर देखा जाए तो जिस इम्यूनिटी की बात, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बात कही गई है, हमारा विज्ञान और यह महाविज्ञान जो है इसको सदियों पूर्व से ही करता रहा। लेकिन हमारे साथ समस्या इस बात की होती है कि मैं जीवन की दिनचर्या को इस तरह ढाल चुका हूं जिसमें उस सेंटर का ही महत्व नहीं है जिससे सब कार्य संचालित होते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने, जहां तक डॉक्टर साहब ने कहा स्वयं से स्वयं की जुड़ने की बात, क्यों, जैसे महर्षि पतंजलि से लेकर के और बाद के विद्वानों ने जिस आसन प्राणायाम, नियम आसन और प्राणायाम की बात कही है, उसके साथ हम कैसे जुड़े, उसमें सबसे अधिकतम प्रयोग अब आसनों तक ही सीमित रखा गया है। याद रखें, जब तक केवल एक आसन के विषय में स्थिर सुखासनम की व्याख्या नहीं की जाएगी, जिसमें सुख आपको प्राप्त कर मिलता हो, जिसके करने से आपके मन में शांति आए, उसी आसन की आवश्यकता है। और इसके बाद के कड़ी में प्राणायाम आता है। प्राणायाम में प्राण को समझना सबसे आवश्यक विषय है। हम जितनी श्वास की लेने की क्षमता को बढ़ाने के चक्कर में जितना तेज हाँफने की गति प्राप्त करते हैं, जाने की व्यवस्था उतने ही जल्दी होने की। इसलिए हाँफने को प्राणायाम नहीं कह सकते हैं और बहुत तेजी के साथ श्वास लेने को प्राणायाम नहीं कह सकते। एक सिंपल भाषा में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि प्राण अपान समायुक्तम, प्राण अपान समायुक्तम पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। प्राण और अपान, प्राण क्या है? अगर हम पंच प्राणों की बात करें तो प्राण जो है आपके लंग्स के उस भाग को कहते हैं जिसमें प्राण सदैव रहता है, समयानुकूल बदलता भी रहता है। अपान नाभि के नीचे के पोर्शन में, और दोनों को इस समान पर मिला देना है, यही प्राणायाम है। यानी जिन प्राकृतिक श्वासों को समयानुबद्ध तरीके से हम प्राकृतिक तरीके से ले रहे हैं, बस इन्हीं श्वासों को नाभि तक पहुंचाने के लिए अपने मन, बुद्धि, चित्त और तीनों को लगा कर करके हम श्वास को नाभि के नीचे तक पहुंचा करके और नाभि पर माने प्राण को अपान तक पहुंचा करके नाभि के स्तर यानी समान पर जब इनको हम स्थिर करने और नियंत्रित करने की क्रिया करते हैं, तो यहीं से प्राणायाम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम करके हमारे साथ दिक्कत यह है कि जो देखा देखी का खेल चल रहा है उसमें श्वास यानी कहने का तात्पर्य है कि वायु तब तक श्वास का रूप नहीं धारण कर पाएगी जब तक किसी चेतन से न जुड़े। जहां वायु चेतन से जुड़ी, सजीव से जुड़ेगी, वहीं पर जाकर के ये, हेलो, हाँ आ रही है, वहीं पर जाकर के ये अपने उस पर आएगी, क्या कहते हैं, अपने मौलिक मूल पर आएगी। यानी सबसे इसमें कहने का तात्पर्य है कि जब अपने मैं मूल तक को नहीं पहचान पा रहा हूं, यानी श्वास को लंग्स के माध्यम से तो लेना है लेकिन पहुंचाना उसको मूल के माध्यम तक है। यानी इसमें तीनों व्यक्तित्व, यानी शारीरिक, इसमें मानसिक और इसको स्नायु के स्तर पर जब हम लेके नाभि के नर्वस सिस्टम, नाभि के नाड़ी के द्वारा जब इसको नर्वस सिस्टम में एंट्री कराते हैं, तब जाकर के ये पूर्ण रूप से होती है।
लेकिन हम केवल सांसों को इतनी तीव्र गति, नाक माध्यम हो सकता है, लेकिन मुझको प्राण को, जब बाह्य की वस्तु, बाह्य की हवा इतनी चंचल है, इतनी तीव्र है, इतनी गतिमान है, जिसको देखा भी नहीं जा सकता है, उसकी इस गतिमान गति को हम प्राण के हम ले करके और कहाँ मिलाना चाहते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राण और अपान की जो व्याख्या पंच प्राण की कही गई है, जिससे आपके शरीर के वे सेंटर जो ऊर्जा के केंद्र हैं उनको जागृत करने का प्रश्न उठता है, वहां इन पंच प्राणों की गणना होनी चाहिए। प्राण सीने के ऊपर, सीने के भाग में, अपान नाभि से नीचे, समान नाभि के ऊपर, उदान कंठ पर, व्यान संपूर्ण शरीर में। अब इस स्तर को प्राप्त करने के लिए, इन प्राण को प्राप्त करने के लिए, प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, जब इसके माध्यम में सुचिता नहीं होगी तो कभी ये प्राण का रूप धारण, श्वास प्राण का रूप धारण तभी करेगी जब प्राण को अपान से मिलाने की कोशिश हो, यानी शरीर के ऊपरी श्वास यानी प्राण को लेकर के हम अपान तक जाएं और नाभि पर मिलाएं। यही प्राणायाम की प्रक्रिया है। और गहरी श्वास, हम लोग प्रक्रिया पर ही विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए कि यह केवल देख करके श्वास और प्रश्वास की क्रिया को करना और इतनी तीव्रता से लेना, ये सबसे खतरनाक विषय होता चला जा रहा है हमारे जन सामान्य तक। इसलिए योग युग का प्रारंभ हो चुका है। इस स्थिति में हमें, जब श्वास ही जिंदगी का आधार है, मन एवं जिंदगी के बीच का रहस्यमय डोर है, इसलिए हमारे शारीरिक संरचना में श्वास की गति का विशेष महत्व है। श्वास की गति बढ़ने से शरीर का तापमान बढ़ता है, जिससे आयु का क्षय होता है। वस्तुतः इसका एक चक्र है। जब श्वास तीव्र होगी तो शरीर में ताप की वृद्धि होगी, जब ताप में वृद्धि होगी तो प्राणों का पिघलना प्रारंभ होगा, और प्राण के पिघलने से श्वास और प्रश्वास क्षीण होगी और उसमें तीव्रता आएगी, और जब क्षीण श्वास होगी तो शरीर को क्षीण पोषण मिलेगा, इससे रक्त में शुद्ध का अभाव होगा। इसलिए प्राणायाम में जिस गहरी श्वास की व्याख्या की गई है, इसमें कहीं किसी नाक को दबा करके न लेना है, न छोड़। प्रारंभिक क्रियाओं में सीखने की क्रिया तक तो ठीक है, लेकिन सीखने के बाद और उन पुस्तकों का अध्ययन किया जाए जो विभूति से और कैवल्य की श्रेणी में आ चुके, जिनकी साधना ही सर्वोपरि रही है। अतः मानो इस शरीर के स्थूल और प्रतिदिन की स्थूल शरीर, विचार जगत की शरीर और आपकी वो मानसिक, तीनों का संतुलन होना आवश्यक है। इसके लिए हमें आवश्यक है कि जिस क्रिया को करें उसकी प्रक्रिया में शुद्धता हो, और उस प्रक्रिया में जब शुद्धता होगी तो उससे जो लाभ मिलेगा वह स्वयं से शुरू होगा और सर्वस्व तक रहेगा। और इस सर्वस्वता के और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी परिकल्पना को वो परिपूर्ण करेगा। अतः योग इस महामारी के दौर में स्वयं की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने इस योग के माध्यम से इसको एक साधना के रूप में लेते हुए, न कि व्यायाम के रूप में लेते हुए, आसनों के साथ जितना स्थिरता के साथ आसन किया जाएगा, जितनी अपने मानसिक शांति के साथ, न कि इसमें खींचने, छोड़ने और टेढ़े होने की व्यवस्था की जाए, उस हिसाब से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्राणायाम की प्रक्रिया पर, यानी गहरी श्वास की प्रक्रिया और नाभि के उस केंद्र से जुड़ते हैं जहां निर्वाण भी संभव है और जहां सृजन भी संभव है और जहां बाद में निर्वाण भी संभव है। और इस प्रक्रिया के तहत अपनी इस गहराई के श्वासों को, प्राण अपान को समान पर मिलाते हुए धीरे धीरे इसका अभ्यास करना आवश्यक है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और स्वयं की वैचारिक ऊर्जा का प्रवाह भी बनेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबको प्रणाम भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम के अगले चरण में आज के मुख्य अतिथि NPU पलामू रांची विश्वविद्यालय के
कुलपति प्रोफेसर RL सिंह सर से निवेदन करता हूं कि वे अपना मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। सर अनम्यूट कर लें सर। जी सर। मेरी आवाज आ रही है? हमें लगता है हाँ जी सर। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति प्रोफेसर मनोज जी दीक्षित, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के मनीषी डॉक्टर सुधीर मिश्रा, प्रति कुलपति प्रोफेसर SN शुक्ला जी, डीन साइंस जिनको मैं देख पा रहा हूं चयन जी मिश्र, इस कार्यक्रम का संयोजन, समन्वय और इसका आयोजन कर रहे हमारे मैथमेटिक्स के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर SS मिश्र जी, देवियों एवं सज्जनों, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है जब प्रोफेसर मिश्रा ने हमसे कहा कि आप मुख्य अतिथि हमारे इस कार्यक्रम के बनिए, तो हमने कहा था कि हम तो एक दर्शक या पार्टिसिपेंट की तरह ही करें क्योंकि हमारा अपना विश्वविद्यालय है। तो खैर ये उनकी सदाशयता है कि उन्होंने हमको इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया, लेकिन मैं आपके ही बीच का और एक पार्टिसिपेंट की तरह ही, मैं श्रोता की तरह ही इसमें भाग ले रहा हूँ। यह जो सेमिनार आपने आयोजित किया, लेटेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ योगा एंड होलिस्टिक हेल्थ, कोविड-19 एंड बियॉन्ड, ये एक इस अवसर पर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 6वां, इस अवसर पर एक बहुत ही सामयिक विषय पर आपने इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भी किया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगा कर्मसु कौशलम, तो जो योग है, जो कर्म की कुशलता है, वो वही योग है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमें अपने नित्य प्रति के कर्मों में जो भी हम कार्य करते हैं, यदि उनको अच्छी तरह से करें, योग का एक मतलब होता है जोड़ भी होता है, तो यह जोड़ने से इसका वास्तव में तात्पर्य है। और यह पूरे हमारे शरीर की जो अनेकानेक अंग हैं, अनेकानेक उसके, वो चाहे भौतिक अंग हो चाहे आध्यात्मिक अंग हो, इन सब को एक साथ जोड़े रखने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है और ये उस जोड़े रखने का विज्ञान है, ऐसा मैं समझ पाता हूं कई बार आप जैसे विद्वानों से बात करते हैं। जहां तक कोविड-19 की बात है, हम सभी इसके बारे में प्रतिदिन टीवी पर देखते हैं, प्रतिदिन डिस्कशन करते हैं, अन्य स्रोतों से इसके बारे में हम लोग सूचनाएं एकत्रित करते हैं और उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं, हम ये जानते हैं कि यह जो है वो एक तरह से जो वायरस है, कोरोना वायरस कोविड-19 का, ये हमारे श्वसन तंत्र पर और ये अटैक करता है या आक्रमण करता है और उसको किसी तरह से उसको वीक कर देता है, श्वसन तंत्र को हमारे, और फिर उस श्वसन तंत्र के वीक होने के बाद में, कमजोर होने के बाद में, उस सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं हमारी, वो धीमी पड़ जाती हैं। और इस प्रकार से यदि सांस ही नहीं हम ले पाए, जैसा डॉक्टर सुधीर जी कह रहे थे, तो फिर उसके बाद में हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। मैं बायोकेमिस्ट्री का विद्यार्थी होने के नाते ये जानता हूं कि ऑक्सीजन का कितना महत्व है हमारे शरीर में। हमारे शरीर की सारी क्रियाएं, जो भी क्रिया हम करते हैं, चाहे वो अंगों का संचालन हो, चाहे सोचने की क्षमता हो, या कोई भी क्रिया हमारे शरीर की जिसको हम सोच सकते हैं, जो भी क्रिया, वो सभी क्रियाएं हमारे शरीर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उसके द्वारा संचालित होती है। और हमारे शरीर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के हमारे शरीर में
ऊर्जा उत्पन्न ही नहीं हो सकती है जो एटीपी के फॉर्म में, जो हमारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने जरूर सुना होगा, हम सब जानते हैं। तो ऑक्सीजन जो है या आप कहते हैं इंसान का एक निश्चित तरीका होता है। वैसे तो सांस सभी लेते हैं और अपने अपने हिसाब से जितनी आवश्यकता होती है वो मिलती है, लेकिन यदि उसको एक हम कहना चाहिए कि प्लान्ड वे में और उसका संचार करें प्रातः या सायं जो भी योग के माध्यम से, तो हमारे शरीर की जो गतिशीलता है, हमारे शरीर की कर्म करने की जो शक्ति है, क्रियाशीलता है, वो हजारों हजार। हम सब देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितना काम करते हैं। संभवतः दिन में 24 घंटे का अगर दिन हम माने तो 24 घंटे में लगभग 20 घंटे, 18 से 20 घंटे वो काम करते हैं। और कभी आप उनको देखिए तो उनका जो चेहरा है, उनका शरीर थका हुआ ऐसा नहीं लगता है। या बहुत सारे हमारे योगाचार्य हैं, उनको आप देखिए तो वो सदैव, सवेरे देखिए, शाम को देखिए, रात में देखिए, वो जब भी आप उनको देखिए, उनसे मिलिए, हजारों लोगों से वो मिलते रहते हैं। आजकल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो फिजिकल डिस्टेंस की बात हम लोग करते हैं उसकी बात छोड़ दें, तो इतने लोगों से मिलते हैं, इतनी एक्सरसाइज करवाते हैं, इतने लोगों को वो गाइड करते हैं, उसके बाद भी उनके चेहरे का जो तेज है वो समाप्त नहीं होता है। उसका केवल एक ही कारण मुझे जो लगता है कि योग है। योग को वो अपने जीवन का एक विशेष अंग मान चुके हैं, और यही अब की जो WHO ने योग की परिभाषा दी है वो ये है कि घर पर योग, परिवार के साथ, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये है कोविड-19 जो है वो एक महामारी है, ये हम लोग इससे दुखित हैं, पूरा संसार इससे दुखित है, लेकिन ये एक ऐसा अवसर है। सोचिए आप कि यदि कोविड-19 नहीं होता तो क्या हम लोग घर के अच्छे वातावरण से बैठ करके और ये सब चीजें बात कर रहे होते, सुन रहे होते? यही नहीं, हम लोग सवेरे सवेरे अपने अपने स्थानों पर, कार्यस्थलों पर जा करके और 7 से पौने 8 बजे के बीच का जो योगा का कार्यक्रम है वो हम लोग कर रहे होते। पीछे 5 बार हम लोगों ने किया ही है ये, अपने अपने कार्यस्थलों पर सब जगह योगा का प्रैक्टिस की है वहां सबके साथ में। उसमें एक चीज यदि आप देखिए तो हमारा परिवार छूट जाता है, कहीं ना कहीं हमारे परिवार के सब लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। 7 बजे बच्चे कई बार सोते रहते हैं, कोई वो अपना किसी अन्य कामों में लगा रहता है। तो यह एक ऐसा अवसर है इस बार का जब हम सब लोग घर पर ही थे, और मुझे लगता है कि 90% से अधिक लोगों ने अपने सारे परिवार के साथ में योग किया है, देखा है टीवी पर, और कम से कम उन चीजों से जो नित्य प्रति उनको सीखने की और उसके बाद में उनको आगे कंटिन्यू करने की क्षमता हम लोगों की और आकांक्षा बढ़ी है। तो ये है एक तरह से महामारी जो कोविड-19 है, ये एक महामारी है, ये एक बड़ा अजीब सा अवसर है हमारे लिए, दुख का अवसर है। हमारे बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ रहे हैं, पूरी दुनिया परेशान है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, बहुत सारे लोगों के सैलरीज कम हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें आप देखिए तो पॉजिटिव भी हो रही हैं कि हम अपने परिवार के साथ हैं, अधिक समय परिवार के साथ बिता रहे हैं, बिना काम के बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य चीजें ऐसी हम लोगों को एक गाइडलाइंस भारत सरकार के द्वारा या दुनिया के अन्य सरकारों के द्वारा दी जा रही हैं। तो ये योग जो है वो एक ऐसा अवसर है, ये योग करने का, योग दिवस का, कि हम एक बार योगा के बारे में पुनर्विचार करें, फिर से देखें हम लोग की वास्तव में किस प्रकार से ये हमारे पूरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है, हमारे पूरे परिवार के जीवन को बदल सकता है, दवाइयों पर जो हमारी निर्भरता है उसको काफी कम कर सकता है, और हमें नित्य जीने की नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। अन्य तरह के आप देखिए मानसिक रोग, इस कोविड-19 के समय में बहुत तरह के मानसिक रोग होते हैं, और योग ही संभवतः ऐसा माध्यम, क्योंकि कोई एलोपैथिक दवा, कोई आयुर्वेदिक दवा या इस प्रकार की दवाएं
उतना बढ़िया नहीं कर पा रही हैं जितना हम कि योग के माध्यम से हम कर ले रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि योग की जो पुनर्स्थापना जिसको कहेंगे, हमारे कई सारे ऋषियों महर्षियों ने जिस योग की, आदि शंकर ने जिस योग को प्रतिपादित किया, महर्षि पाणिनि ने उसको लिपिबद्ध किया या उसको बताया, और बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक बार ये रिसर्जेंस जैसा पीरियड है, पिछले 5-6 वर्षों से भारत ने एक बहुत बड़ी पहल की, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा दिया जाए इस दिन को। और आपको ध्यान होगा कि यह जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसका एक अलग से भी महत्व है 21 जून का। तो इस प्रकार से योग को हम अपने जीवन में नियमित रूप से इसको लाएं, नियमित रूप से इसको अन्य लोगों को, जो हमारे नियर एंड डियर हैं, जो हमारे घर के लोग हैं, उनको प्रेरित करें इस योग को करने के लिए। और मुझे लगता है तभी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता जिस पर निर्भर करेगी। और दुनिया के अन्य देश, 177 देशों ने तो इस पर हस्ताक्षर किए थे उस समय, मुझे जैसा याद आ रहा है, और उसके बाद से 200 से अधिक देश इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिन धर्मों में लोग पीछे कि योग जो है वो हम लोग नहीं करेंगे, हमारे धर्म में इसका प्राविधान नहीं है, उन लोगों ने भी, उन देशों ने भी उसको अपनाया है। तो इस योग का वास्तव में ये जीवन की पद्धति है, ये किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी वर्ग से ये इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ ठीक है, हर आदमी अपने तरह से करता है। तो मेरा ये आग्रह है आप सबसे कि योग को अपने नित्य प्रति जीवन में लाएं, योग का प्रचार प्रसार करें, जिससे अधिक से अधिक लोग स्वस्थ रहें, सुस्वास्थ्य रहें। और इन्हीं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद करते हुए प्रोफेसर एस.एस. मिश्रा को कि उन्होंने हमें इस अवसर पर उपस्थित रहने के लिए आग्रह किया और ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। अब मैं कार्यक्रम के अगले चरण में निवेदन करूंगा कि हमारे यशस्वी कुलपति व कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज दीक्षित सर से कि वे अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परिवार के ही प्रोफेसर रामलखन सिंह जी, कुलपति नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय रांची झारखंड, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधीर मिश्रा, विश्वविद्यालय परिवार के अन्य सदस्य, इस कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर संत शरण मिश्र जी, और योग के सभी प्रेमी जन जो इस कार्यक्रम में आज जुटे हैं, आप सभी का आज के इस पवित्र अवसर पर मेरा विशेष रूप से अभिवादन है। जैसा हम सब जानते हैं, योग को लेकर जो चिंतन पिछले 5-6 वर्षों से प्रारंभ हुआ है, और योग की जो प्रतिष्ठा इस देश में पिछले 10,000 वर्षों से रही है, दोनों में थोड़े थोड़े अंतर हैं, जिसकी ओर संकेत माननीय रामलखन सिंह जी ने किया, सुधीर जी ने भी इसका संकेत दिया। लेकिन जो पिछले 6 वर्षों से हो रहा है, उसने योग की प्रतिष्ठा का वैश्वीकरण तो अवश्य किया है। अब दायित्व भारतीयों के पास पुनः है कि वे योग की प्रतिष्ठा जो व्यापकता है, उसके साथ साथ उसकी वस्तुस्थिति, उसकी वास्तविकता, उसके बलाबल, उसकी चैतन्यता, इन सब पर विचार करते हुए इसकी प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाएं, जिससे कि भारतीय योग पद्धति जिससे हमने समझा है,
जिसे हमने वर्षों से खींच कर पुष्पित पल्लवित किया है, उसका भी प्राकट्यकरण पूरी दुनिया के सामने हो सके, ऐसा प्रयास हमें आगे करना होगा। क्योंकि योग व्यायाम और आसन मात्र नहीं है, ये उससे बहुत ऊपर की चीज है। इसको आप भावनात्मक एकीकरण का भी कह सकते हैं, इसमें रहस्यवादी तत्वों का भी प्रस्फुटन हो सकता है, इसमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों का भी प्रस्फुटन होता है, और साथ साथ शायद ये हमें अपनी कल्पनाओं से परे जाकर कुछ सूक्ष्म दृष्टियां भी दे सकता है, जिससे हम वह हिस्सा भी देख सकें दुनिया का जो हिस्सा खुली आंखों से नहीं दिखता है। हम यह बात समझ सकते हैं कि भारत में योग का प्रचलन लगभग 10,000 वर्षों से है, और अगर यहाँ आप देखें तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता में भी प्राप्त हमें जो मोहरे हैं, उन पर योग मुद्रा में विराजमान आकृतियां प्राप्त होती हैं, जो कि ये दिखाती हैं कि योग भारत की वह थाती है जो लगभग सभ्यता के विकास से ही हमारे साथ है। हालांकि प्राचीनतम उपनिषद बृहदारण्यक में भी योग का हिस्सा बन चुके विभिन्न शारीरिक अभ्यासों का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में भी इसका मिलता है, वर्णन मिलता है। बृहदारण्यक के भी एक स्तवन में प्राणायाम अभ्यासों का उल्लेख मिल जाता है। योग के वर्तमान स्वरूप के बारे में उल्लेख शायद कठोपनिषद में आता है, और यह पहली बार अंतिम 8 वर्ग में पहली बार शामिल होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। योग यहाँ पर भी भीतर की यात्रा या चेतना की एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। हम योग याज्ञवल्क्य संवाद में भी इसका वर्णन पाते हैं। अन्य जिस तमाम उपनिषदों में योगासन के बारे में चलता है। अथर्ववेद में सन्यासियों का एक समूह वार्ता द्वारा शारीरिक आसन जो कि योगासन के रूप में हो सकता है, संहिताओं में उल्लिखित है कि प्राचीन काल में मुनियों, महात्माओं, विभिन्न साधुओं और संतों द्वारा कठोर शारीरिक आचरण, ध्यान व तपस्या का अभ्यास किया जाता था। तो धीरे धीरे योग एक अवधारणा के रूप में उभरा, और फिर भगवत गीता के साथ साथ महाभारत के शांति पर्व में भी योग का एक विस्तृत उल्लेख हमें मिल जाता है। 20 से भी अधिक उपनिषद और योग वशिष्ठ उपलब्ध हैं, जिनमें महाभारत और भागवत गीता से भी पहले से ही योग के बारे में सर्वोच्च चेतना के साथ मन का मिलन होना सिखाया गया है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः योग सूत्र है, जिसमें यह स्पष्ट लिखा है। पाणिनि के साथ आते आते, पतंजलि के साथ आते आते अष्टांग योग भी विकसित हो जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हम यह समझ सकते हैं, योग के साधारण अर्थ से भी ये समझ सकते हैं कि किन्हीं दो चीजों के मिलन से ही योग प्रारंभ होता है, और वे कौन सी दो चीजें हैं जिनके बीच में मिलना आवश्यक या वांछित होगा, यह शायद विभिन्न इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से हम समझ सकते हैं, लेकिन मिलना आवश्यक है। योग के तमाम किस्म हैं, तमाम प्रकार हैं, जिनमें अभ्यास और तरीके शामिल हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एक ज्ञान योग हो सकता है, एक भक्ति योग हो सकता है, और एक कर्म योग हो सकता है, या सुखमय कर्म पथ हो सकता है। एक राजयोग है जिसे 8 भागों में बांटे, जिसे अष्टांग हम कहते हैं, और इस प्रणाली का आवश्यक मर्म इन विभिन्न तरीकों को संतुलित और एकीकृत करने के लिए योगाभ्यासन करना, योग का आसन अभ्यास करना सिखाया जाता है। अब इस पर चर्चा हो सकती है शायद कि कोई कहे कि भक्ति योग क्या है, तो भक्ति तो सबसे बड़ा योग है। प्राणी का अपने ईश्वर के साथ, अपने आराध्य के साथ जुड़ जाना ही एक सबसे बड़ी भक्ति है, बड़ा योग है। ये भी साधारण प्रक्रिया नहीं है। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में श्वासन की जो तरीके हैं वे इम्पोर्टेंट है, अत्यंत आवश्यक है। स्वामी राम ने अपने एक प्रबोधन में लिखा, अपने एक अनुभव में लिखा कि जिन्हें हम खुली आंखों से देखते हैं वो 1/3 है, बाकी 2/3 देखने के लिए हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। इसी प्रकार
जिसे हम कहें कि हमारे अनास्तिकों ने भी योग के महत्व को चिन्हित और वर्णित किया है। हमारे विभिन्न मार्गों से अपने आप को योग की चरम अवस्था तक पहुंचाने वालों ने भी विशेष रूप से इसको कहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं कि आचार्य रजनीश, जिनके भोग मार्ग को शायद हम में से बहुत सारे लोग स्वीकार न करें, लेकिन उनका एक और बहुत सुंदर वर्णन है योग के बारे में, और वो कहते हैं कि योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से भी परे है। योग एक सीधा विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है। योग है जीवन जीने की कला। योग एक पूर्ण चिकित्सा, विकसित चिकित्सा पद्धति है, एक पूर्ण मार्ग है, राजपथ है। दरअसल धर्म लोगों को खूंटे से बचा है और योग सभी तरीके से खूंटों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम बाहरी दुनिया के लिए आइंस्टीन को या हॉकिंस को बहुत विशेषज्ञ मानते हैं, तो आंतरिक दुनिया का विशेषज्ञ पतंजलि है, जो हमें योग मार्ग सिखाते हैं। पतंजलि ने जो विकसित किया वो अष्टांग सिद्धांत था, जिसका जिक्र हमने किया। आपको ईश्वर को जानना है, सत्य को जानना है, सिद्धियां प्राप्त करना है, या सिर्फ स्वस्थ रहना है? तो पतंजलि कहते हैं प्रारंभ शरीर के तल से ही करना होगा। शरीर को बदलो, मन बदलेगा, मन बदलेगा तो बुद्धि बदलेगी, बुद्धि बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही आह्वान करूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, जो भी पाथेय हमारे विशेषज्ञ लोग हमें प्रदान कर रहे हैं, उस पाथेय के साथ हम अपने आप को जोड़े। जुड़ना प्रारंभ करना ही योग की पहली क्रिया है। हम एक दूसरे से जुड़ जाएं, वह भी योग है। आज की विशिष्ट दुनिया, जिसका प्रोफेसर रामलखन सिंह जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया कि कोरोना ने हमें जीवन जीने के कुछ नई पद्धतियां सीखने के लिए विवश कर दिया है, परिवार के साथ समय बिताने के लिए विवश किया है, जिसका आनंद अब हम उठा रहे हैं। प्रारंभिक तो विवशता ही थी, क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं दिया था इसके ऊपर। हमारी बाकी जो बाहरी दुनिया थी वो चकाचौंध वो आनंद दे रही थी। आज हमारी आंतरिक दुनिया हमें समझा रही है कि यह बहुत कुछ तुमने मिस किया था। ईश्वर ने ये अवसर दिया है कि परिवार को भी समझो, वहां भी जुड़ो, वो भी योग है। शायद गृहस्थ से बड़ा योग तो कोई है ही नहीं। अगर गृहस्थ धर्म का पूरा पालन हो जाए तो ये भी बहुत बड़ा योग है। वो भी सीखने के लिए शायद ये अवसर हमें प्राप्त हो गया। ईश्वर की जैसी लीला हो, उसका आनंद है। दूसरा एक और पक्ष आप देखिए, वैश्विक योग है, उसकी व्यापकता है, लेकिन भौतिक दुनिया आज पूरी तरह से टूट टूट कर टुकड़ों में बट गई। जिस ग्लोबलाइजेशन, जिस ग्लोबल विलेज की कल्पना हम लोग करते रहे थे, जिन 18 घंटों में नॉन स्टॉप फ्लाइट से हम अमेरिका पहुंच जाया करते थे, अब हम यह जान गए हैं कि सीमाएं बहुत बड़ी होती हैं। एक छोटे से झटके ने हमारी सीमाओं को पुनः सुदृढ़ कर दिया, और इन सीमाओं के पार यदि कुछ जा सकेगा तो यही योग जाएगा, क्योंकि यह भौतिक सीमाओं से बंधी हुई व्यवस्था नहीं है, यह अनंत आकाश की व्यवस्था है। इसको जितना हम प्रकाशित प्रचारित करेंगे, शायद ये अवसर भी भारत को मिल गया है आज, कि आज इस योग के महत्व को, वैश्विकता को, इसकी सर्वग्राह्यता को समझाने का वक्त आ गया है। आज मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अमेरिका में बैठे हुए मेरे कम से कम 10 मित्र ये कहते हैं कि इन 3 महीनों ने हमें सिखा दिया कि हम भारतीय हैं तो हम जिए कैसे। हमें समझ में आ गया कि योग हमें जीवित रखने के लिए सक्षम है, और हमने अपने आप को इस कोरोना से जीवित रखने के लिए योग का प्रयोग किया। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, और हमारे पास ये विरासत, ये पूंजी थी जिसके आधार पर, और उसमें भी जोड़ है, उन्होंने अपने आसनों के साथ, अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस के साथ अपने आध्यात्मिक मंत्रों का प्रयोग किया और अपने आप को स्वस्थ रखने में सफल हुए। यह भी एक विशेष किस्म का योग है। आज शायद यूरोप और अमेरिका भी समझ गया होगा और उस पर विश्वास करके आगे विचार भी कर रहा होगा
इससे पहले कि वो आप विचार कर ले, हमें भी विचार करना होगा। हमारे पास ये विरासत, ये पूंजी है, जिससे हम पूरी दुनिया को बांट सकते हैं। इस पर प्रयोग हो, इस पर लेखन हो, इसके एक्सरसाइजेज हो, इसको लोगों तक समझाया जाए। इसी शुभकामना के साथ मेरी बहुत बहुत बधाइयां संत शरण जी को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए। ओम। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के अंत में अपने संस्थान के सहयोगी अनुराग सोनी जी से आग्रह करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। अनुराग सर अनम्यूट हो। धन्यवाद सर। बड़े ही हर्ष और गौरव का विषय है कि यौगिक विज्ञान संस्थान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा आयोजित 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस में आप सभी विद्वज्जनों की उपस्थिति से हमारा संस्थान और विश्वविद्यालय परिवार अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर रामलखन सिंह जी, कुलपति नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय रांची झारखंड को यौगिक विज्ञान संस्थान एवं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हृदय की अंतस चेतना से धन्यवाद करना चाहूंगा। आपकी विद्वता और ओजपूर्ण वाणी ने हम सभी को अनुग्रहित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर सुधीर मिश्र जी, योग विशेषज्ञ, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ का भी मैं यौगिक विज्ञान संस्थान और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपने अपने व्यवहारिक सूत्रों एवं योग की ऊर्जा से परिपूर्ण हम सभी को जो आशीर्वाद प्रदान किया है, निश्चित ही जितने भी लोग जुड़े हैं इस ऊर्जा से, इस आशीर्वाद से लाभान्वित होंगे। मैं आशा नहीं, अपेक्षा भी करता हूं कि आप भविष्य में होने वाले अनेक ऐसे आयोजनों में आपका आशीर्वाद और स्नेह हमें मिलता रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अभिभावक, विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय यौगिक विज्ञान संस्थान की तरफ से हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। श्रीमान, आपकी ही प्रेरणाओं आशीर्वाद का यह प्रतिफल है कि हमारा संस्थान और विश्वविद्यालय इन नई उपलब्धियों और ऊंचाइयों को प्राप्त करता चला जा रहा है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमें हमेशा ऊर्जा प्रदान करती रहती है। आपने अपने व्यस्तम समय में से अपना अमूल्य समय निकालकर अपने ज्ञानपूर्ण और ओजस्वी वाणी से जो हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया है, हम हमारा संस्थान उसका सदैव आभारी रहेगा। धन्यवाद के अगले क्रम में विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति आदरणीय प्रोफेसर एस.एन. शुक्ला जी सर का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर चैतन्य जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने हम सबको इस संस्थान और इस कार्यक्रम के लिए बराबर मार्ग निर्देशन करते हैं। धन्यवाद के अगले क्रम में हम यौगिक विज्ञान संस्थान के समन्वयक, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर संत शरण मिश्र जी का भी धन्यवाद करूंगा। श्रीमान, आपके संरक्षण एवं दिशा निर्देशन में हम, हमारा संस्थान, हमारे शिक्षक और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में सफल हो पाए हैं। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान किया। आप सभी को पुनः योग दिवस की शुभकामना देते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम इस सत्र का समापन शांति पाठ के साथ करते हैं। संदीप देखिए अपने। ओम
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति। प्रारंभ कार्यक्रम का समापन किया जाता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक सर, सभी को धन्यवाद। इसी के साथ इस सत्र का समापन होता है। धन्यवाद सभी को। इसी के साथ इस सत्र का समापन होता है। अगले सत्र के लिए सभी लोग हमसे 12 बजे जुड़ेंगे। इसमें प्रेजेंटेशन के क्या कुछ आए हैं पेपर्स? जी पेपर्स तो लोगों ने भेजा है। सर, तीन चार लोगों का है सर। 3-4 लोगों का है जी सर। तो अभी तो ये तो बिफोर टाइम आपका खत्म हो गया। जी सर। 11 o'clock 11:30 पर ये प्लान्ड था। जी सर। तो उनके नाम देख लीजिए, आप अनाउंस कर दीजिए। हमारे पास टाइम है अभी जी जी आधे घंटे का, पौन घंटे का। जी एक है तो डाल ठीक दीजिए। सर। जी कहाँ से हैं? कोई बाहरी हैं? कुछ डिफेंस के अभी हमको दिख रहे थे, डिफेंस के। बाहर अभी कोई तो सब था, रिसर्च स्कॉलर डिफेंस, इसमें कनेक्ट हुआ था। लेकिन सर भेजे नहीं है वो। 3-4 लोगों का है सर, भेजे नहीं है वो अपना मेल पे। 3-4 लोगों का आया है, जिसमें से एक प्राची का है, एक गुंजन सिंह जी का है।